मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी फैकल्टी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक लेसन शुरू करा था जिसका नाम था कंकाल या स्केलेटन। लेकिन जो जस्ट प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको कंकाल की फंक्शन बताए थे, उसके पश्चात एंडोस्केलेटन के प्रकार बताए थे, जिसमें एक अक्षीय कंकाल था और दूसरा अनुबंधीय कंकाल था। मैंने आपको बोला था कि जो अक्षीय कंकाल होता है ये शरीर में लंब अक्ष का निर्माण करता है, साथ ही यह करोटी या खोपड़ी, दूसरा कासेरुकदंड, तीसरा ओरोस्टी या ब्रेस्ट या चेस्ट बोन और चौथा पसलियां रिब्स, इनसे मिलकर के बनता है। और जिसमें मैंने कहा था कि लगभग 80 या कुल 80 अस्थियां होती हैं, 80 बोन्स। और फिर इसी अक्षीय कंकाल में मैंने आपको स्कल प्रारंभ किया था जिसमें 29 बोन्स बताई थी। स्कल को 4 प्रकार की अस्थियों के रूप में बांटा गया था, जिसमें क्रैनियल बोन्स संख्या 8 बताई थी, फैशियल बोन संख्या 14 बताई थी, हायोइड बोन संख्या 1 बताई थी और ईयर ऑसिकल जिसमें संख्या 6 बताई थी, दोनों मध्यकर्ण की। तब वो टोटल नंबर कितना हुआ था? 29। ठीक है, स्कल को लेने के बाद अब देखिए आज का अपना टॉपिक है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब है मेरुदंडु या कासेरुदंडु। ये जो मेरुदंड है या कासेरुदंड है, इसको हम बैकबोन भी कह रहे होते हैं या रीढ़ की हड्डी भी कह देते हैं। हमारे शरीर में पृष्ठ सतह पर मध्य में पाई जाने वाली जो हड्डी है उसी हड्डी को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कह रहे होते हैं। इसी को हम वर्टिब्रल कॉलम कह रहे होते हैं। इसी को हम कासेरुकदंड कह रहे होते हैं, जो शरीर में मुख्य रूप से क्या बनाता है? अक्ष बनाता है, एक एक्सिस बनाता है, तभी जाकर के एलोंगेशन आता है, अर्थात लंबाई आती है। ठीक है ना? तो देखिए ये जो कासेरुकदंड है इसमें लगभग 26 बोन्स होती हैं, जिनमें से 24 तो पृथक होती हैं और जो लास्ट वाली सैक्रम और कॉक्सिक्स ये 5 और 4 के संयोजन से बनी होती हैं। इसलिए हम 26 बता रहे होते हैं। कितनी? 26। लेकिन अगर हम टोटल देखें तो ये 33 हो जाती है, 33। अर्थात जो बच्चे होते हैं उसमें कासेरुकदंड के अंदर संख्या कितनी होती है? 33। लेकिन बाद में मैचुरेशन के साथ साथ सैक्रम की 5 अस्थियां संयुक्त हो जाती हैं और एक बनाती हैं, जिसको हम कह रहे होते हैं त्रिक। और इसी तरह से जो पुच्छीय भाग होता है उसकी 4 अस्थियां संयुक्त हो जाती हैं और एक ही बनाती है अनुत्रिक। इस कारण से टोटल नंबर कितना रह जाता है? 26। कितना रह जाता है? 26। तो इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं मनुष्य में कासेरुकदंड का निर्माण 26 पृथक अस्थियों से होता है। अस्थियों से होता है। कितनी अस्थियां होती है? 26। ठीक है ना? इनमें से 24 पृथक कासेरुक एक
संयुक्त त्रिक एक संयुक्त अस्थि त्रिक या एक संयुक्त त्रिक कशेरुक एवं एक संयुक्त आनुत्रिक कशेरुक होता है। आनुत्रिक कशेरुक होता है। ठीक है ना। 24 के बाद में 1 25 और 1 26, लेकिन ये संयुक्त हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर हम बता रहे होते हैं वास्तव में 5 त्रिक अस्थियां या अस्थि संयुक्त होकर एक त्रिक कशेरुक एवं 4 आनुत्रिक कह सकते हो या क्या कह सकते हो, पुच्छीय अस्थि संयुक्त होकर एक आनुत्रिक कशेरुक बनाती हूँ। ठीक है। यहाँ पर अगर आप आनुत्रिक चाहो तो यहाँ पर पुच्छी अस्थि भी कह सकते हो। कौन सी वाली? पुच्छी भाग की अस्थि। 4 पुच्छीय भाग की अस्थि। वैसे यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो त्रिक की जगह सैक्रम कह सकते हो। सैक्रम अस्थि संयुक्त होकर के एक तरह की अस्थि, ठीक है ना, बना रही होती है। तो एक आनुत्रिक बन गया और एक त्रिक बन गया। इस प्रकार कुल 33 कशेरुक होते हैं। कशेरुक होते हैं कितने हो जाते हैं? 33। ठीक है ना। आगे देखिए हम कह रहे होते हैं कशेरुक परस्पर स्नायु द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक। इसके साथ साथ कशेरुकों के मध्य तंतुक उपास्थि से क्या बनी होती हैं? गद्दियां। ठीक है ना।
कशेरुकों के मध्य तंतुक उपास्थि से बनी गद्दियां पाई जाती हैं। गद्दियों का मतलब होता है पैड्स। बनी गद्दियां पाई जाती हैं, जिन्हें अंतराकशेरुक बिंबु कह देते हैं। ठीक है ना। इंटरवर्टिब्रल डिस्क कह देते हैं। कशेरुक परस्पर स्नायु द्वारा जुड़ जाते हैं। कशेरुकों के मध्य क्या होता है, तंतुक उपास्थि से बनी गद्दियां, जिन्हें क्या बोला जाता है, अंतरकशेरुक बिंब कह देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कहा जाता है स्नायु तथा अंतराकशेरुक बिंब की उपस्थिति अंतराकशेरुक बिंब की उपस्थिति कशेरुक दंड को लचीला बनाती है। कशेरुक दंड को लचीला बनाती है। ठीक है। कैसा बनाती है, लचीला। साथ में हम कह रहे होते हैं कशेरुक दंड शरीर का मुख्य अक्ष बनाता है, तथा धड़ को सहारा देता है। धड़ कहते हैं ट्रंक। धड़ को सहारा देता है, सपोर्ट, सहारा देता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर बता रहे होते हैं एक प्रारूपिक या तो कशेरुक का डायग्राम अपन बना सकते हैं। एक प्रारूपिक कशेरुक का चित्र बनाकर इसके भागों के बारे में या इनकी संरचना के बारे में बताया जा सकता है। बारे में बताया जाता है। ठीक है। अब देखिए जो कशेरुक होता है, इसका जो अग्रभाग है, कशेरुक के अग्रभाग को कशेरुक काय तथा पश्च भाग को
तथा पश्च भाग को तंत्रिका चाप कह देते हैं। तंत्रिका चाप कहते हैं। ठीक है। मानव सहित सभी स्तनियों में कशेरुककाय अगर्ती या उभय पट्टित होता है। अगर्ती या उभय पट्टित होता है। उभय पट्टित होता है। ठीक है ना। कैसा होता है? उभय पट्टित। आगे बता रहे होते हैं समीपवर्ती कशेरुकों को आपस में जुड़ने के लिए अग्रयोजी प्रवर्ध तथा पश्चयोजी प्रवर्ध पाए जाते हैं। तथा पश्चयोजी प्रवर्ध पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये जो योजी प्रवर्ध होते हैं अग्र और पश्च, ये आपस में एक दूसरे कशेरुक को जोड़ने का काम कर रहे होते हैं। जो रीढ़ की हड्डी में अलग अलग कशेरुक होते हैं वो आपस में प्री जाइगोपोफाइसिस और पोस्ट जाइगोपोफाइसिस के द्वारा जोड़ जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए बोला जाता है कशेरुक दंड में सभी कशेरुकों के क्रमबद्ध जोड़ने पर तंत्रिका नाल मिलकर एक खोखली नली बनाती हैं जिसमें मेरु रज्जु सुरक्षित रहता है। जिसमें मेरु रज्जु सुरक्षित रहता है। ठीक है ना। तो जो मेरु रज्जु होता है वो किसमें सुरक्षित रहता है? रीढ़ की हड्डी में। और रीढ़ की हड्डी की सारी कशेरुकाएं जब जुड़ती हैं तो सारी तंत्रिकीय नाल एक क्रमिक रूप में जब जुड़ जाती हैं तो एक खोखली नलिका बन जाती है। उसी नलिका में क्या पड़ा होता है? मेरु रज्जु सुरक्षित पड़ा रहता है। ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे यहाँ पर ये बताया जाता है
जो कशेरुक शरीर के जिस भाग में पाया जाता है उसी भाग के नाम के अनुसार उनका नामकरण किया जाता है। उनका नामकरण किया जाता है। उसी नाम से, जिस भाग में वह शरीर के है उसी भाग के नाम से उसको हम नामकरण दे देते हैं। जैसे ग्रीवा वाले भाग में सात कशेरुक, वक्ष वाले भाग में बारह वक्षीय कशेरुक, कटी वाले भाग में पांच कटी कशेरुक, सैक्रम वाले भाग में पांच कशेरुक, पांच अस्थि संयुक्त या संलयित होकर एक, कौन सा बता दोगे, त्रिक कशेरुक, तथा उच्च वाले भाग में उच्चीय भाग में चार अस्थि मिलकर एक संयुक्त आनुत्रिक कशेरुक बनाती हैं। ठीक है। ग्रीवा में प्रथम कशेरुक शीर्षधर, जिसको एटलस भी कह देते हैं, तथा द्वितीय कशेरुक अक्षीय होता है। ठीक है ना, एक्सिस।
इसके पश्चात शेष 5 कशेरुक प्रारूपिक कशेरुक कहलाते हैं। प्रारूपिक कशेरुक कहलाते हैं। कशेरुक कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम किसके बारे में बता सकते हैं? कशेरुक दंड के बारे में। अब आपने देखा होगा जो कशेरुक दंड होता है वो अपने बैक में देखिए बिल्कुल इस तरह से होता है और फिर ये अंदर की तरफ झुकता है और झुक करके फिर ये इस तरह से, यहाँ पर ये सारी की सारी इस तरह से बनती चली जाती है ये, और यहाँ पर ये इसमें क्या दिखाई देते चले जाते हैं? प्रवर्त। और इस तरह से ये इस तरह से ये दिखाई दे रहा होता है। कितने बनाने हैं? 26। यहाँ पर ये सभी में क्या दिखाते जाओ? प्रवर्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर के ये जो भाग होता है इसमें 7 की संख्या होती है, इसको तो ग्रीवा कशेरुक बोलते हैं। इसके बाद में फिर ये 12 की संख्या होती है बक्षीय कशेरुक, फिर ये 5 की संख्या होती है कटी कशेरुक, कटी कशेरुक, फिर ये 5 की संख्या होती है सैक्रम, और फिर ये होती है संख्या जिनको कह रहे होते हैं आनुत्रिक। जुड़ जाते हैं ना 4, और ये 4 को क्या कहते होगे? त्रिक। इसमें संख्या होती है 7, इसमें होती है 12, इसमें होती है 5, इसमें 5 जुड़ जाते हैं 1 बना लेते हैं, इसमें 4 जुड़ जाते हैं 1 बना लेते हैं, और ये टोटल नंबर कितना हो जाता है? 26। ये हम रीढ़ की हड्डी ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब है जिस भाग में कशेरुक होते हैं उसी भाग के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। किसका नामकरण कर दिया जाता है? उसी भाग का, उसी के आधार पर हम उसको नाम देना प्रारंभ कर देते हैं, और वही नाम होता है। अगर वो ग्रीवा वाले भाग में तो ग्रीवा कशेरुक, बक्ष वाले भाग में तो बक्षी कशेरुक। अगर यहाँ पर हम 5 लें, यहाँ पर 4 लें तो ये संख्या 33 हो जाती है। तो बच्चों में तो ये संख्या शिशु अवस्था में 33 होती है, लेकिन मेच्योर होने के बाद ये 5 जुड़ करके एक त्रिक बना लेती है, ये 4 जुड़ करके एक कॉक्सिस या अनुत्रिक बना लेती है, तब संख्या कितनी रह जाती है? 26। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या लिखा है? देखो ये 26 ही लिखा हुआ ना, 26 पृथक अस्थियों से बना होता है। अब देखिए इसके पश्चात दूसरा मैंने यहां पर एक नाम और बताया था आपको। मैंने कहा था कि हम यहां पर क्या कर सकते हैं? एक डायग्राम बना सकते हैं प्रारूपिक कशेरुका का। प्रारूपिक कशेरुका का डायग्राम अगर हम बनाएं तो इस तरह से देखिए ये दिखाई दे रहा होता है। फिर यहाँ से इसको आप ऐसे जोड़ सकते हो, फिर यहाँ से इसको आप इस तरह से, यहाँ पर ये कशेरुक काय बन जाता है। एक प्रारूपिक कशेरुका डायग्राम है ये। किसका? प्रारूपिक कशेरुका का। ठीक है, अब इसमें देखो ये वाला क्या है? ये न्यूरल स्पाइन है, इसको तंत्रिकीय कंटक कहा जाता है। इनको अनप्रस्थ प्रवर्ध कह रहे होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस।
ये देखिए इसमें न्यूरल केनाल होती है जिसको तंत्र की नाल कह रहे होते हैं। अब ये सारे के सारे क्रम में जुड़ जाते हैं तो ये सारी आपस में जुड़ जाती है तो एक खोखली नलिका बन जाती है और इसी नलिका में से अपनी मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड निकला रहता है। ठीक है ना। ये वाला जो भाग होता है इसको सेंट्रम कह रहे होते हैं या कशेरुक काय कह रहे होते हैं। जो एगर्ती होता है अर्थात इसको कहा जाता है एम्फीप्लेटियन। एम्फीप्लेटियन का मतलब है उभय पट्टित। ठीक है ना। इसको यहां पर हम लिख सकते हैं टिपिकल वर्टिब्रा। कौन सी वर्टिब्रा? टिपिकल वर्टिब्रा। ठीक। ये यहां पर इसके द्वारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। कौन सा? रीढ़ की हड्डी। अब देखिए इसके पश्चात आगे हम लेते हैं यहां पर ओरोस्थी या ब्रेस्ट बोन और वो नंबर कौन सा आता है? 3rd। क्या कहते हैं इसको? ओरोस्थी। इसको स्टर्नम कहा जाता है। चाहो तो चेस्ट बोन कह दो, चाहो तो ब्रेस्ट बोन कह दो। ब्रेस्ट बोन या इसका नाम क्या हो सकता है? चेस्ट बोन। ठीक है। क्या है ये? ओरोस्थी। अब देखिए ये जो अपनी चेस्ट होती है ये सामने यहां पर ये वाली जो अस्थि दिखाई दे रही है इस अस्थि को हम क्या कह रहे होते हैं? चेस्ट बोन या ओरोस्थी कह रहे होते हैं। और ये ओरोस्थी कैसी होती है? चपटी और संकरी अस्थि होती है। ठीक है ना। क्या बोलोगे? ओरोस्थी चपटी एवं संकरी अस्थि होती है। अस्थि होती है। ठीक है। यह या इसका अग्रभाग ओरोस्थी मुष्टि। ओरोस्थी मुष्टि। अगर हम चाहें तो इसको मैनोब्रियम कह सकते हैं, प्रीस्टर्नम भी कह सकते हैं। ठीक है। इसका अग्रभाग ओरोस्थी मुष्टि, मध्य भाग मध्यकाय या ओरोस्थिकाय। ओरोस्थिकाय इसको अगर हम चाहें तो मीजोस्टर्नम कह देते हैं तथा अंतिम भाग जीफॉइड उपास्थि प्रोसेस। जीफॉइड प्रवर्ध कहलाता है। ओरोस्थी के पार्श्व भाग से ओरोस्थी के पार्श्व भाग से पसलियां जुड़ी होती हैं। जो 7 जोड़ी प्रथम पसलियां होती है वो जुड़ी होती हैं। रिब्स पसलियां जुड़ी होती हैं। जुड़ी होती हैं। ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम देखें तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा होता है ये, और फिर ये कैसा होता चला जाता है इस तरह से एकदम पतला सा हो जाता है। फिर इस तरह से ये ठीक है ना। ये वाला जो भाग होता है यहां से भी पसली जुड़ी रहती है।
दूसरी पसली यहाँ से जुड़ी रहती है। ये आधार वाले भाग जो पसलियों के होते हैं ये उपास्थि से बने होते हैं। 4 और फिर ये 5, फिर ये 6 और फिर ये 7। ऐसी दोनों तरफ देखिए, इधर से जोड़ दोगे आप। कितने जोड़ी पसलियां जुड़ जाती है? 7 जोड़ी। और ये पार्श्व वाले भाग से जुड़ती है, उपास्थि भाग जुड़े होते हैं इनके, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? उपास्थि पाठ। ठीक है ना। अब यहां पर अगर आप चाहो तो ये कह सकते हो कि ये जो अपनी उरोस्थि होती है ये कहां पर है? वक्ष वाले भाग में। और कहां पर है? मध्य अधर पर। तो देखिए ये वाला जो भाग है ऊपर की तरफ, इस वाले भाग को तो क्या बोलेंगे? उरोस्थि मुष्टि। और ये वाला भाग क्या होगा? बीच का उरोस्थि काय। उरोस्थि काय। और ये वाला भाग क्या होगा? जीफॉइड। जीफॉइड प्रवर्त। इसको यहां पर लिख सकते हो उरोस्थि स्टर्नम। ठीक है ना। और ये सारी क्या दिखाई दे रही है? पसलियां। प्रथम 7 जोड़ी पसलियां होती हैं, क्या कह रहे होते हैं इनको? रिब्स या पसलियां। ठीक है ना। इनके पीछे की तरफ पृष्ठ सतह पर क्या होगा? रीढ़ की हड्डी होगी। और उस रीढ़ की हड्डी के साथ क्या जुड़ा होगा बताओ? उस रीढ़ की हड्डी के साथ पीछे से भी पसलियां जुड़ती हुई आती है ना, तो एक पर्स का पिंजर बन जाता है। एक तरह से कहते हैं उसको रिब केज या थोरेसिक बास्केट। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आप उरोस्थि वाले दिखा सकते हैं। अब देखिए ये जो उरोस्थि होती है जिसे हम जीफॉइड प्रोसेस कह रहे होते हैं, ये उरोस्थि के पास भाग से पसलियां जुड़ गई। आगे हम कहते हैं उरोस्थि कहां पर पाई जाती है? उरोस्थि बक्षीय भाग में मध्य आधर सतह पर, मध्य आधर सतह पर पाई जाती है। सतह पर पाई जाती है। ठीक है। कहां पर पाई जाएगी? मध्य आधर सतह पर पाई जा रही होती है। अब इसमें देखिए अगर हम पीछे से रीढ़ की हड्डी भी बना दें तो ये डायग्राम इतना फिर क्लियर नहीं रहता है, इसलिए इसको उससे नहीं जोड़ा गया है। नहीं तो पीछे हम क्या करें? रीढ़ की हड्डी बना दें और आगे से क्या हो गया? स्टर्नम, ये उरोस्थि। तो ये दोनों साइड से पार्श्व वाले भाग से क्या आ जाती हैं? पसलियां आ जाती हैं। और इस कारण से क्या बन जाता है? एक रिब केज, या हम कह सकते हैं क्या बन जाता है? एक थोरेसिक बास्केट बन जाती है। ठीक है। तो पहले ये पूरा रीढ़ की हड्डी के बारे में बताया था, मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया था। इसके बाद दूसरा उरोस्थि। उरोस्थि कहां पर होती है? हमारे ये बक्षीय भाग में मध्य अधर सतह पर। कैसी होती है? चपटी और सक्रिय होती है। कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में। एक इसका अग्र भाग होता है उरोस्थि मुष्टि या मैनुब्रियम, या इसको प्रीस्टर्नम कह रहे होते हैं। मध्य के भाग को मेजोस्टर्नम या उरोस्थि काय कहा जाता है। और जो अंतिम भाग होता है ये जीफॉइड प्रोसेस होता है, या हम चाहे तो उसको मेटास्टर्नम भी कह सकते हैं, या उरोस्थि का पश्च भाग भी कह सकते हैं। इसका ये जो ऊपर वाला भाग होता है यहाँ पर, यहां से देखिए वो भी लगे होते हैं 2। क्या लगी होती है? जिनको हम कह रहे होते हैं जत्रुक। जत्रुक अस्थियां लगी होती हैं। कॉलर बोन, देखिए ये कॉलर बोन है ना, ये हसली बना रही है, ये ऊपर से जा रही है, तो ये भी ऊपर की तरफ जुड़ी हुई है, जो किससे जोड़ देती है? इसको श्रोणी में, अंश मेखला से। ठीक है ना। इसलिए यहां पर आपने देखा होगा इस बॉन को हम कॉलर बॉन कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? कॉलर बॉन कह रहे होते हैं, जबकि ये क्लैविकल या जत्रुक कहलाती है। ठीक है ना। ओके।